AIB21 एग्जाम के लिए अब हमारे पास रह गए लास्ट के सिर्फ 21 डेज प्रिपरेशन के लिए। लेकिन गाइस, क्या आप अभी भी सिर्फ रैंडम स्टडी कर रहे हैं, आपके पास कोई रोड मैप नहीं, तो दोस्त माफ करना, आप अपने AIB21 में पास होने के चांसेस को काफी हद तक कम कर रहे हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है रमन प्रजापति एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ पे, जहां आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 21 डेज की वो स्ट्रेटजी, वो रोड मैप जिसको आप फॉलो करके काफी हद तक अपने AIB21 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का सपना पूरा कर सकते हैं। सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना अगर आपको AIB21 को लास्ट 21 डेज में क्रैक डाउन करना है। बट उससे पहले मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर आउट करना चाहूंगा। देखो, AIB21 के लिए देखो, मैं आपको कोई भी मोटिवेशन नहीं देने वाला हूं, कोई फालतू की बकवास नहीं बताने वाला। आपको 10 घंटे पढ़ने, 12 घंटे पढ़ने, 14 घंटे पढ़ने, नींद को त्याग दो, ये कर दो, वो कर दो। टू द पॉइंट आपको बात बताने वाला हूं। ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके एग्जाम हॉल में आपके काम आए, ऐसी बातें बताऊंगा जब आप आंसर फाइंड आउट करें बेरेट से, तब वो सारी चीजें आपके काम आए। ओके, तो इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताना है, ना कि आपका टाइम वेस्ट करना। देन उससे इंपॉर्टेंट चीज एक और मैं आपको बताऊंगा गाइस, कि हमको ये जरूर समझना है कि AIB21 का एग्जाम हमारे लिए क्या मायने रखता है। ये ना जुडिशरी का एग्जाम है, ये ना यूपीएससी का एग्जाम है, ना ये APO का एग्जाम है, एंड ना ही हमारे LLB BLLB का एग्जाम है। मैंने क्यों कंपैरिजन किया? LLB BLLB के एग्जाम में हम थोड़ा बहुत पढ़ते थे भाई, हम लोग पास हो जाते थे। जुडिशरी वगैरह में बहुत पढ़ना पड़ता था, उसमें हम पास नहीं होते थे। ये थोड़ा बीच का मामला है, इजी भी है, टफ भी है। लेकिन यहां पे हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या? ये हमारे लिए घंटों की वीडियो लेक्चर, ये घंटों के फालतू के MCQ, इतने सारे लेंथी एंड फालतू की बातें हमारे लिए काम नहीं आने वाली है। यहां पे हमारे जो काम आएगी वो सिर्फ स्ट्रेटजी, वो स्मार्ट मूवमेंट काम आएंगे, जहां पे आप एग्जाम में जाके आंसर को फाइंड आउट कर सकें। ये स्किल आपकी काम आएगी। तो ये कैसे डेवलप होगी वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सारी की सारी कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेगी एंड मैं मेक श्योर कर रहा हूं कि ये सारी डिटेल्स आपको कहीं भी कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं बताने वाला है। सो अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज AIB21 को हम सिर्फ 21 डेज में क्रैक करने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। तो गाइस, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके साथ इस जर्नी को एंड मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं AIB21 के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का 21 डेज का मास्टर प्लान, रोड मैप, जो भी आप कह लें, इसको आप फॉलो करके जरूर अपने AIB21 के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब देखो, किसी भी एग्जाम को हमें क्रैक करना होता तो उसके लिए हम जिसकी बात मानने, उसके ऊपर भरोसा करना बहुत ज़्यादा जरूरी। तो आपको मुझ पर थोड़ा सा भरोसा दिखाना है एंड नेक्स्ट जो भी 15 से 20 मिनट की वीडियो बनने वाली है उस वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप करे हुए, जस्ट थोड़ा सा भरोसा। बिकॉज स्टार्ट में थोड़ी सी मैं बेसिक बातें बताऊंगा, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता हो सकता है ना पता हो। बिकॉज हमारे पास कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने भाई अभी तक तो कुछ भी नहीं पढ़ा होगा और ऐसे मौज में घूम रहे होंगे कि हम तो इस एग्जाम को ऐसा ही निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे कुछ सीनियर ने बताया होगा कि ऐसा ही एग्जाम अब निकल जाता था, हमने तो अपने समय में ऐसा ही पास किया था। बट द फैक्ट इज कि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एंड ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, किस बेस पे कह रहा हूँ, वो हमारे PYQ क्वेश्चंस के ऊपर कह रहा हूँ। अभी तक आपने में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने हो सकता है PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर लियो, कुछ ने नहीं किए हो, कुछ ने याद कर लियो, कुछ ने रट्टा मार लियो, जो भी हो, जिस तरह से भी करे हो ना करे हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस वीडियो में इस तरह से बताने वाला हूँ कि अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताने वाला हूँ। बट हाँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। सबसे पहले मैं ये जो मैंने आपके सामने ग्राफ बना के रखा है, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। तो इसमें क्या हमें समझ में आ रहा है कि देखो, सही काफ़ी पिछली बार क्या क्रिटिसिज्म हुआ था कि बेरेट से क्वेश्चन नहीं आए, डायरेक्ट MCQ नहीं पूछेगा, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछेगा, कॉन्सेप्ट पूछेगा, ऐसा हुआ। बट द फैक्ट इज, जब मैंने AIB20 के पेपर को एनालिसिस किया एंड उसमें पाया कि डायरेक्ट जो आपके MCQ आए थे, डायरेक्ट MCQ का मतलब क्या होगा, वो क्वेश्चन जिनको हम बेरेट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन हमारे 61 आए थे, 61 यानी 60% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बेरेट से आए थे। बट द प्रॉब्लम इज कि पहले क्या होता था कि हम लोग बिना बेरेट के पढ़े चले जाते थे और काम हमारा हो जाता था। बट अब क्या होता है कि अगर आप बेरेट लेके जा रहे हैं, ठीक, और उसको आपको पता ही नहीं है कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, तो कैसे काम चलेगा सर? ऐसे काम तो नहीं चलता। तो इसलिए इसका क्रिटिसिज्म हो रहा था। तो कहने का मतलब एक चीज़ हमारे माइंड में हमको ये डालनी है कि अभी भी मैं बताऊं, अगर इस चीज़ को अगर और पेपर मान के चलो बार काउंसिल अगर टफ बनाती है तो क्या करेगी, 60 से हटा के 45 कर देगी, 50 कर देगी। फिर भी मैं मान के चलो 50% क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही आएंगे जो आपके बेयर एक्ट से डायरेक्ट आएंगे। हो सकता है ज़्यादा हो सके, बट मिनिमम मैं 50 तो लेके चल ही रहा हूँ। तो इसको इस सिनेरियो में मैं ये मान के चला हूँ कि हमारी बेरेट पे कमांड होनी चाहिए। अब सर, आप तो वही बात रिपीट कर रहे हैं जो हमें यूट्यूब पे हर एक तरफ बताया जा रहा कि बेरेट पढ़ लो, PYQ पढ़ लो, मॉक टेस्ट लगा लो। लेकिन द फैक्ट इज, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये कर लो, मैं ये बताऊंगा कि आपको ये कैसे करना। बिकॉज ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये कर लो, सब बताएंगे, लेकिन ये कैसे करना है, क्यों करना है, ये कोई नहीं बताता। तो मैं वही चीज़ बताऊंगा कि कैसे करना है। तो बस अभी जस्ट मैं थोड़ा सा माहौल बना रहा हूँ, उसको बनाने दो, फिर मैं बताऊंगा कैसे कैसे चीज़ों को करना, अरेंज करना है। देन सेकंड थिंग अगर मैं बताऊं, मेरे पास जो सामने आ रही है कि डायरेक्ट MCQ तो हमारे आ जाते हैं 61 बेरेट से, ठीक। लेकिन जो हमारे स्टेटमेंट वाले हैं, एक स्टेटमेंट प्लस कंक्लूजन वाले आते हैं, एक स्टेटमेंट प्लस 2 ऑप्शन उसमें दे देंगे, कहेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो उस तरह के आते हैं, ठीक। अब देखो, कहा जाए तो स्टेटमेंट वाले अगर क्वेश्चन में मिलाऊं तो 7 + 5 12 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं, ठीक।
12 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं। लेकिन इन 12 क्वेश्चंस पे इतना हाई तोबा मचाई गई थी, इन 12 क्वेश्चंस को हम लोगों ने इतना फोकस, इतना लाइमलाइट दे दी कि हम लोग घबरा गए, अरे ये कहाँ से क्वेश्चन आ गए इतने सारे। एंड हमने जो हमारे डायरेक्ट बेरट से सॉल्व हो सकते थे वहाँ पे भी हम लोगों ने पैनिक बटन दबा के उन क्वेश्चंस को भी सत्यानाश कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन हमें अब यहाँ पे नहीं करना है। हमें क्या करना है कि हमें अपने माइंड को कूल एंड काम करना, जैसे हमारे कैप्टन कूल MS धोनी किया करते थे, ठीक, बिल्कुल माइंड को कूल एंड काम करना एग्जाम के टाइम पे। एंड जस्ट जो मैं आपको बताऊं उन चीज़ों को फॉलो करना, एंड मैं जो बताऊंगा आपके एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके माइंड में सारी बातें घूमेंगी। तो बिना किसी देरी करते हुए मैं अब आपको थोड़ा सा एक तरफ और लेके चल रहा हूँ। हाँ, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आपके 8 आए थे, एंड केस लॉस तो आपके आते हैं। एंड केस लॉस के कुछ ही सब्जेक्ट हैं जहाँ से केस लॉस आपके पूछा था, एक आपका PIL, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन, इन्वायरमेंटल लॉ। तो 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से केस लॉस आपके आते। बाकी अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चन आपके बेरट्स के सेक्शंस प्रोविजन से ही आते हैं। अब मैं कुछ आपको डेमो दिखा देता हूँ कि क्यों इतना परेशान थे लोग। कह रहे थे कि बेरट से क्वेश्चन ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है, क्या रीज़न है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 क्वेश्चन जस्ट आपको PYQ को दिखाऊंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं दिखाने वाला, ताकि चीज़ों को थोड़ा समझते चलें। बिकॉज अगर हम लोग चीज़ों को समझते हुए नहीं चलेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राइट। अब जैसे मेरे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है देखते हैं। अंडर द भारतीय, अरे यार ये क्या करा मैंने, इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा भाई, सिंपल सी, अंडर द भारतीय न्याय संहिता। कभी भी कोई क्वेश्चन पढ़ो जाके एग्जाम में, सबसे पहले क्या करना है, किस सब्जेक्ट का है उसके सामने लगा दो भाई BNS, लिख दो BNS का, ठीक। 2023 BNS का क्वेश्चन आया, ठीक, इसको हाईलाइट कर दो, ना लिखना तो पेंसिल से उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर दो, ठीक। इफ ए पर्सन इज ऑर्डर टू पे फाइन ₹4,000। अब हम क्या करते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन देखा, उसमें ऑप्शन देखा, उसमें देखा सेक्शन नहीं है, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कहानी खत्म, पैसा हजम, बस दिमाग चलना बंद हो जाता है। बट हमें फैक्ट इज, हमें यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो या ना क्लियर हो। इसमें क्या कह रहा है, भारतीय न्याय संहिता में क्या बात कही गई कि कोई भी पर्सन को ऑर्डर कर रहे हो, इज अ पर्सन टू ऑर्डर टू पे फाइन ₹4,000। किसी को ऑर्डर दिया गया कि आप ₹4,000 का फाइन पे करें, बट वो ऐसा करने में फेल हो जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम सिंपल इम्प्लीमेंट द कोर्ट में इम्पोज ऑन द डिफॉल्टर। तो भाई अगर आप फाइन पे नहीं कर पा रहे हो तो आपके ऊपर कितनी सिंपल इम्प्लीमेंट आपको कितनी देगी कोर्ट। सो ये कहाँ पे क्वेश्चन आता है, अब आपको माइंड ये लगाना है। अब आप इसमें इस क्वेश्चन को किस तरह से बैरेक्ट में फाइंड आउट करेंगे, आप मुझे बताएं किस तरह से इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करने का सिर्फ एक तरीका था कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बस क्लियर होने चाहिए थे, एंड आपने बेरेट की थोड़ी सी रीडिंग करी होती। बेरेट की रीडिंग का मतलब ये इन द सेंस ये नहीं है कि आपने सब ऊपरी ऊपरी से उसको देख लिया, कहानी खत्म होगी, नहीं। आपको जस्ट उसके कीवर्ड्स एंड जस्ट बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, राइट। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा आया कहाँ से आया, जो हमारा पनिशमेंट वाला चैप्टर है वहाँ पे आप देखना जाके, मैं आपको सेक्शन नंबर बेरेट ओपन करके बता दे रहा हूँ। आपका जो पनिशमेंट वाला चैप्टर है वहाँ वाला चैप्टर जिसमें पनिशमेंट देगा, चैप्टर नंबर 2 या 3 में है आपका, चैप्टर नंबर 3 में आप जानना, चैप्टर नंबर 2 में, ठीक। एंड इसमें आपकी सेपरेट लॉ कहाँ गया, मैं आपको सेक्शन नंबर बता रहा हूँ, जस्ट वेट, अमाउंट फाइन, सेक्शन नंबर 8 में जाना आप, BNS के सेक्शन नंबर 8 में जाना, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। एंड देखो क्या होता है, कई बार हम लोग सारे सेक्शन पढ़ लेते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं बताऊंगा, सारे नहीं पढ़ना, ठीक। सेम इसी तरह से देखो इस तरह का क्वेश्चन आ गया था भाई। अब तो इस क्वेश्चन को देख के इतना लोग पागल हो गए थे कि अब हमें घर उठा ले, चलो हमें AIB 20 का एग्जाम नहीं देना, कहानी मेरी यहीं पे खत्म कर दो, बस मेरा काम हो गया। बाय द वे इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन कैसी चली, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, ठीक। इसका इसमें क्या करा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यही क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है, इसके कुछ और अवतार आपको AIB 21 में देखने को मिले। एंड फैक्ट इज कि अभी APO का एग्जाम ले लो, रिसेंटली जो भी लॉ के एग्जाम हो रहे, पहले सिंपल क्वेश्चन आते थे, अब उसमें ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपके असर्टेशन और रीजनिंग वाले बहुत क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो ये संभावना है कि इस बार भी क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें तो कोई इनकार नहीं। अब इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मेरा माइंडसेट, आप लोगों का माइंडसेट क्या बना था कि हम लोग एग्जाम अगर MCQ में हो रहे तो हम सेक्शंस को रट लेंगे, MCQ याद कर लेंगे, कहानी खत्म हो जाती। नहीं सर, ऐसा नहीं चलता है। जैसे कोई भी आप इस तरह से तो कोई भी जाए APO जुडिशरी का प्रीलिम्स का एग्जाम निकाल दे, कहानी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना सर। इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें जस्ट एनालाइज करने की जरूरत है, नथिंग, ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। वही सारी लैंग्वेज मिलेगी जो बेरेट में, बट द फर्क इज यहाँ पे आएगा कि आप वहाँ पे ढूंढते कैसे। अब जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 दिया है, इंडियन पैनल कोड। अब जाहिर सी बात है भाई, आपका IPC BNS दोनों आता है, तो किसी से भी पूछ सकते हैं सर, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इफ अ पर्सन हार्बर an offender who is escaped custody for an offence punishable with the imprisonment up to 3 years, he shall be punished with the imprisonment up to 7 years. And second, the law provide an exception for the harboring or concealing by the husband or a wife of the offender. So in this context, above statement under the Indian which one of the following is the correct, both correct हैं, एक करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, दोनों ही गलत हैं। तो इस तरह से आपके 4 ऑप्शन दे दिए गए। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें क्या पूछ रहा है,
हार्बर के बारे में। अब हमें हार्बर की डिफिनेशन में नहीं जाना, अब हमें अपने इंडेक्स में ढूंढना है जाके कि क्या यार हमने कहीं हार्बर के बारे में कुछ पढ़ा था, भाग रहा है, क्या पनिशमेंट होगी, कहाँ पे दिया होगा, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे। अगर हल्का सा भी हमने कीवर्ड्स देखा होगा सेक्शन का, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट हमें इतना पता होना चाहिए कि हार्बर वाला हमारा किस सेक्शन में था, किस आर्टिकल में, क्या नहीं सेक्शन था, किस चैप्टर में था, एटलीस्ट इतना तो याद होना ही चाहिए। आप अगर उस चैप्टर में जाएंगे तो जस्ट आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे, ढूंढा आपने, मिल जाएगा आंसर। ट्राई करो, अभी ट्राई करो, इसका आंसर बताना क्या होगा। एंड वही सारी लैंग्वेज लिखी जो आपके बेरेट में यूज़ है, नथिंग एल्स, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अभी मैं जस्ट ये नहीं बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जस्ट मैं ये बता रहा था कि पेपर कैसे आता है। अभी हमारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं यहाँ पे आने वाला हूँ कि अब हमारे बचा हुआ जो टाइम है, हाँ 21 डेज़ का, इसको हमें कैसे डिवाइड करना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। बिकॉज अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम अपने आप क्रिएट हो जाएगी। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा 21 डेज़ हैं, इसे मैक्सिमम टाइम जो अब हमें फोकस करना है वो मॉक टेस्ट पे करना है, ठीक। अभी तो सर नॉर्मल बात बता रहे हो, जाहिर सी बात है, एग्जाम से 10-15 दिन पहले तो मॉक टेस्ट ही सब देते हैं, बट फ़र्क है सर, अभी रुक जाइए, पूरी वीडियो देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा, ठीक। 50% मॉक टेस्ट पे आपको फोकस करना है, राइट। देन इसके बाद आपका 30% आपको पीवाईक्यू पे फोकस कर। अरे ये कौन सी नई बात बता दी सर आपने, पीवाईक्यू पे तो सब लेक्चर झाड़ रहे हैं कि पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, पीवाईक्यू से पेपर बनता है, कहानी खत्म हो जाएगी। सर आपको ये तो बता दिया कि पीवाईक्यू कर लो, लेकिन कैसे करो ये नहीं बताएगा, सही तरीका नहीं बताएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। देन 10% आपको सेक्शंस पे फोकस करना है। अब 10% सेक्शन पे कौन से सब्जेक्ट के सेक्शन पे फोकस करना, सभी के फोकस नहीं करना। फिर केसेस तो हर लॉ में, तो क्या सभी सब्जेक्ट के लॉस में केसेस देखने, नहीं, सभी के नहीं देखने। देन थ्योरी केस पढ़नी, थ्योरी देखो यार, तुम्हें सच बात बताऊँ, अब अगर थ्योरी तुम्हें पढ़नी भी तो 1 लाइनर पॉइंटर थ्योरी पे बिल्कुल जाओ मत। थ्योरी, हाँ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें सिर्फ आपको थ्योरी ही मिलेगी, बेरेट उनकी होगी ही नहीं, तो उन पर थोड़ा सा जाके तुम समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। इट्स अप टू यू, कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि तुम उनके ऊपर कैसे लेकर चलो। बाकी मैं तो आपको तुमको बताने वाला हूँ कि कैसे करना है, ठीक। अभी मैंने जस्ट एक आपको समझाने की मोटे मोटे तौर पे कोशिश करी है कि किन चीज़ों पे फोकस करना है। अब ज़रा यहाँ पे आ जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। सर हाउ टू रीड पीवाईक्यू फॉर AIB 21 एग्जाम, मॉक टेस्ट एनालिसिस मेथड, हाउ टू सॉल्व मॉक टेस्ट फॉर AIB 21 एग्जाम, हाउ टू रीड बेरेट, हाउ टू सॉल्व आंसर। ये अगर 4 से 5 क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल जाए ना तो सर कहानी खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी, लिटरली मैं बता रहा हूँ। देखो एक चीज़ मैं तुमसे बताना चाहूँगा, पता है क्या, पीवाईक्यू करने हैं, कैसे करने हैं, क्या किसी ने बताया? नहीं बताया। या आपको सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो डाल दी कि कहानी खत्म हो गई। मैंने भी पीवाईक्यू का एनालिसिस आपके लिए डाला है, जस्ट उसमें आपको एक पास कंसाइज करके आपको दिए हैं सारी चीज़ें, जस्ट आप उनको वॉश आउट कर सकते हैं, राइट। बट द फैक्ट इज़ कि कैसे हमें पीवाईक्यू रीड करने सेल्फ से। तो यहाँ पे सेल्फ स्टडी की बात हो रही, तो मैं उसके ऊपर आता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेते हैं एंड उसको हम लोग मिक्स जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, एक क्वेश्चन IPC का, दूसरा BNS का, तीसरा आपका चौथा पाँचवा आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, तो सब मिक्स क्वेश्चन हो जाते हैं। एंड इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जब आप नए नए होते हैं एंड काफ़ी समय बाद अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आप रेगुलर स्टडीज़ में नहीं है, तो क्या होता है कि आपका माइंड कनेक्ट नहीं कर पाता है। क्या होता है कि जैसे लेट से आपने BNS में थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका जगह, ठीक, आप BNS में थोड़ा सा बेरेट में उसमें फोकस करने लगे, लेकिन क्या होता है तुरंत माइंड हट के, अरे दूसरा क्वेश्चन है, अरे तो मुझे आता ही नहीं है। अब जाहिर सी बात, इतने सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट तो आप कर नहीं सकते हैं, राइट। तो ये एक गलत टेक्निक होती है। हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमेशा सब्जेक्ट वाइज पढ़ने चाहिए, सब्जेक्ट वाइज उनको डिवाइड करना चाहिए। अरे सर ये कहाँ मिलेंगे हमें, तो सर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कराई थी, आप लोगों ने, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आपके सारे सब्जेक्ट को प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट द फैक्ट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग यूट्यूब चैनल पे मेरे लॉ डेबिट पे जाना, वहाँ पे आप लोग देखना जाके वीडियो के सेक्शन में, वहाँ पे आपको पीवाईक्यू एनालिसिस मिल जाएगा। ओके, 2-3 सब्जेक्टों का मैंने डाला था, एंड प्रीवियसली AIB 20 में भी कुछ सब्जेक्ट्स का मैंने अपलोड कराया था, राइट। तो वहाँ पे देखना जाके कि मैंने सब्जेक्ट वाइज आपके पीवाईक्यू को डिवाइड करके एनालिसिस किया हुआ है। पॉइंट नंबर 1, हमें सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू को पढ़ना है। पॉइंट नंबर 2, हमें जब भी पीवाईक्यू पढ़ने हैं, अब ऐसा नहीं है मैंने उठाई ये पीवाईक्यू की बुक या मैंने उठाया भाई ये PDF और भाई दे दनादन रटना चालू MCQ तरीके से। गलत स्ट्रेटजी है सर, इसको इस तरह से नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको पीवाईक्यू का PDF है, PDF ओपन करो, तो आप फिजिकल है, फिजिकल ओपन करो, किसी भी पब्लिकेशन का कहीं भी हो, कुछ भी हो ओपन करो। बस फ़र्क इतना ध्यान रखना कि मान लो आपने तो अब तो सॉल्व, अब आपने खरीद ही लिया है मिक्स सब्जेक्ट वाला पीवाईक्यू, तो अब आप क्या करना, उसमें पहले जितने BNS के उनको सॉल्व करो, BSA के जितने उनको सॉल्व करो, एक एक सब्जेक्ट के लेके चलो ताकि माइंड डाइवर्ट आपका ना हो। फिर इसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। देखो मैंने ये सारी चीज़ें बता दी, हो सकता है बेसिक बातें, हो सकता है आपको पता हो, बट द फैक्ट इज़ कि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। पीवाईक्यू को याद नहीं करना है, पीवाईक्यू को हमेशा में सॉल्व करना है। अब हम कैसे करेंगे, लेट्स से ऊपर जो मैंने आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन MCQ दिए थे, अब चाहूँ तो मैं इनको याद कर लूँ कि हो सकता है अरे सर ये MCQ जस्ट पिछली बार जितने भी एजुकेटर हैं यूट्यूब पे
देखो जाके सबकी वीडियो AIB20 की, सबकी देखो जाके, सबने कहा था PYQ को रट डालो, याद कर डालो, ये कर डालो, वो कर डालो, एंड स्टूडेंट ने उनकी बात को फॉलो करा। एंड मैंने कहा था कि मत रटना, मत याद करना, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, तो नहीं हुए। सो दोस्तों, सबने कमेंट भी करा कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए। तो पॉइंट इसका कि हमें क्वेश्चन पेपर नहीं रीड करना है, PYQ को हमें रीड करना है, PYQ को हमें एनालिसिस करना है, PYQ को हमें समझने की कोशिश करना है कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है। लेट्स से कोई भी आर्टिकल 14 से हमारा क्वेश्चन आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का MCQ में, ठीक। अब हम उस MCQ को याद करने से बेटर है कि हम आर्टिकल 14 को ओपन करें जाके एंड उस क्वेश्चन का आंसर सॉर्ट आउट करें और सॉल्व करें। अब मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ज़्यादा देर आपके लिए बकवास में नहीं करने वाला हूँ। आपने PYQ का PDF खोला या PYQ की बुक सामने रखी, कोई भी क्वेश्चन आएगा, आर्टिकल है, कोई भी क्वेश्चन है, स्टार्ट में समय लगे, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि टाइमर लगा के स्टार्ट में टाइमर मत लगाना, ठीक। PYQ में खास तौर पे उठाओ उन क्वेश्चंस को, उसको सॉल्व करो अपने उसमें बेरेट में जाके, बेरेट खोलो, वही आर्टिकल, वही सेक्शन खोलो जो तुम्हारे MCQ में आया है। अब उसको ओपन करने के बाद तुमने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, अब उस सेक्शन पे या उस आर्टिकल पे गोला बना दो भाई, सर्कल बना दो, हाईलाइट को कुछ भी कर दो। जैसे ही तुमने उसका सॉल्व कर लिया, अगर सही है तो एक पेज ले लो व्हाइट वाला, उस पर लिखते रहो किस कौन सा आंसर सही लगा रहे हो, कौन सा गलत लगा रहे हो, ठीक। ये कौन से ढूंढ नहीं पा रहे हो, फिलहाल बेरेट से देख के लगा तो सही होंगे, ठीक। अब मान के चलो तुमने सारे सॉल्व कर लिए, उसके बाद क्या करना है, जिन जिन आर्टिकल, जिन जिन सेक्शंस पे तुमने टिक करे थे, उन सेक्शन को एक बार पहले रीड करो। पहले एक सब्जेक्ट का ऐसा ही करना, पहले BNS का कर लो या BNSS कर लो, किसी का इसी तरह से करना है, ठीक। अब उन आर्टिकल्स को, उन सेक्शंस को अच्छे से बैठ के पढ़ो। अब पढ़ने का इन द सेंस ये मतलब नहीं कि पूरा याद कर रहा है, ऐसे कुछ नहीं करना है सर, ले लिया ऐसे नहीं सर, इस तरह से नहीं करना है। आपको क्या करना है, स्मार्ट बनना है। आपको क्या करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे कॉन्सेप्ट, यार AI आ गया, डाल दो, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं ना। कौन मना कर रहा है, मैं मना कर रहा हूँ, तुमको कौन मना कर रहा है, रोकने डालो आर्टिकल, डालो सेक्शन, उससे वही आर्टिकल, वही सेक्शन, बस बेसिक कॉन्सेप्ट उससे पता कर लो, एंड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड देन तुमको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी उसके जो हेडिंग्स है उन पर जरूर फोकस करना, जो सेक्शन है उनकी हेडिंग्स के, हर एक हेडिंग्स के इंडेक्स में कीवर्ड में जाना, इंडेक्स खोलना, वहाँ पे कीवर्ड हाईलाइट करना, एंड जितने भी ये सेक्शन है इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना जो आपके PYQ से हैं। इस तरह से हमें PYQ को पढ़ना होता है, ऐसा नहीं कि उठाए और याद करने लगे, उससे कोई मतलब नहीं है। उन PYQ से जिस आर्टिकल से जिस सेक्शन में क्वेश्चन है, उन सेक्शंस पे कमांड बनानी, उन क्वेश्चंस को पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1, हमारा जो 30% काम होने वाला है, 30% टाइम हमारा इस चीज़ पे जाने वाला है, बाकी का 50% टाइम तो मैंने 80% हो जाएगा, 50% अब हमें किस पे देना है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, अब मॉक टेस्ट का सीधी सी बात मैं अगर आपसे बताऊं, शेयर करूं, तो मॉक टेस्ट करंटली क्या होगा कि आपको एक लैपटॉप में, मोबाइल में खोल के दे दिया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, विच इज़ रॉन्ग। मैं मानता हूँ ये गलत चीज़ है, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे कुछ स्टूडेंट ने भी मुझे रिकमेंड करा, तो मैं उनको भी थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने मुझे बताया था कि सर मॉक टेस्ट जो है हमें, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस पे तो होता नहीं, तो हमें सॉल्व करने के लिए तरफ नहीं देना चाहिए। तो एक स्टूडेंट ने और कुछ स्टूडेंट ने भी मुझे रिकमेंड करा था, तो ये टेक्निक मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने मुझे माइंड में डाला कि हाँ बात तो सही है। सो हमें मॉक टेस्ट हमेशा क्या करना चाहिए कि कोई भी मॉक टेस्ट हो, अब आपने कहीं से भी परचेस कर लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, अब आपके पास मॉक टेस्ट है, आपको क्या करना है, उनका पहले तो PDF, अगर तो PDF सही, अगर ना है PDF फिजिकल है तो सही है, अगर कुछ नहीं है भाई, अगर वही है कंप्यूटर बेस वाले, तो उनको खोलो, उसमें टिक करो या ना करो, लेकिन पेज पे एक ले लो या OMR शीट खरीद लो, जाके बुक स्टोर पे जाके 100 MCQ के लिए कर देना, OMR शीट दो, उस पर प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट की, उस पर गोले बनाओ, उस चीज़ को प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में तुमको कंप्यूटर नहीं मिलने वाला टिक 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 करने के लिए। कई स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम होती है। होता क्या है कि उनके सामने भाई खोल दिया जाता है मॉक टेस्ट, वो मॉक टेस्ट की ऐसे तैयारी करते हैं, एंड एग्जाम में जाके भाई वहाँ कंप्यूटर पर तो तुम लोग करने वाले नहीं हो, वहाँ पर तो तुमको ऐसे बैरक ढूंढनी होगी, ऐसे ऐसे एक पेज देखना होगा, फिर उसमें आँख ऐसे ऐसे करना होगा। तो वो माइंडसेट हमें क्रिएट करना होता है, एग्जाम से पहले हमें एग्जाम माइंडसेट को क्रिएट करना होता है, हमें अपने माइंड को समझाना होता है कि ऐसे ऐसे करना है। अब जब आप सारी चीज़ें करोगे तो आपके माइंड के पास एक कमांड रहेगा कि अरे कोई क्वेश्चन आया, जैसे आपकी आदत पड़ जाएगी PYQ से, बेरेट से देखना है। ये एक आदत बनाने का जरिया है ताकि आपको एग्जामिनेशन में जाके प्रॉब्लम ना हो। एंड क्वेश्चन जो लेंथी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इनकी प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में जाके बिल्कुल छोटे लगेंगे, आगे कुछ ज़्यादा नहीं लगने वाला है। तो इस तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश करो, बिकॉज एक चीज़ मैं आपसे बता देता हूँ कि विदाउट प्रैक्टिस आप इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते। आप चाहे 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की किसी की भी वीडियो देख ले, कितने भी बड़े एजुकेटर हो, या आप जाके कितने भी नोट्स पढ़ लो, या आप जाके कितने ही MCQ सॉल्व कर लो, याद कर लो, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप प्रैक्टिस बेरेट के साथ में नहीं करेंगे। अब मॉक टेस्ट हमें 2 तरह से करने होंगे। हमारे पास कम से कम 20 मॉक टेस्ट होने चाहिए, जिसमें से 10 मॉक टेस्ट हम क्या करेंगे, बेरेट से सॉल्व करेंगे, जैसे हमने PYQ सॉल्व करे, एंड देन 10 बचे हुए बाकी के जो 10 मॉक टेस्ट होंगे उनको हम लोग बिना देखे सिंपल सा टाइमर लगा के, उनको टाइमर लगा के सॉल्व करेंगे, ना कि सभी मॉक टेस्ट को। लास्ट के 10 मॉक टेस्ट में अपना टाइम पीरियड बढ़ाएंगे, बिकॉज अगर आप स्टार्ट में ही टाइम पीरियड बढ़ाएंगे तो अरे अरे अब ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। देखो धीमे धीमे चलना होता है, गाड़ी हम 5वें गियर में नहीं भगाएंगे,
अब इतना भी समय नहीं है कि हम बिल्कुल एक ही गेयर में कछुए की तरह चलते रहे, हालांकि आखिर में जीतता कछुआ ही है, लेकिन यहाँ पे हमें खरगोश बनना पड़ेगा। बहुत पुरानी कहानी हो चुकी है, क्योंकि अब हम सोएंगे नहीं। अगर सो गए तो फिर कछुआ हो या खरगोश हो, हारोगे तो ज़रूर, तो सोना नहीं है, जस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ फॉलो करना है। अब मैं सब्जेक्ट वाइज चीज़ों पर चलता हूँ, अभी उस पर भी आऊँगा, मैं आपको टाइम टेबल भी बताने वाला हूँ, परेशान हो सारी चीज़ें करके बताऊँगा। अब सबसे पहले मैं किन किन सब्जेक्ट को टारगेट करना, ये बहुत ज़रूरी। अब हमको भाई टॉप तो करना नहीं, सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने नहीं, तो हम सब सब्जेक्ट पे अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। तो उन सब्जेक्ट पे टाइम अपना लगाओ जहाँ पे आपके, मैंने कुछ सब्जेक्ट लिस्ट प्रिपेयर करी, मैंने अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करी, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कंप्लीटली स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, पर्सन टू पर्सन के ऊपर डिफर करेगा। तो सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैंने डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट, PYQ, बेयरेट, सेक्शन, केस लॉस, थ्योरी एंड मार्क्स कितने के, तो सब मैंने डिवाइड कर दिया। किसमें क्या करना है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमें बहुत अच्छे से करना है, ठीक, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या क्या करना है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, देखो मुझे नहीं पता अभी तक तुम लोगों ने PYQ पढ़ा या नहीं पढ़ा, बेयरेट पढ़ा या नहीं पढ़ा, सेक्शन पढ़ा या नहीं पढ़ा, केस लॉस पढ़ा, कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा, अभी तक कुछ भी तैयारी करी या नहीं करी, मुझे नहीं मतलब, लेकिन आने वाले 21 डेज़ में आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक, ताकि आप एग्जाम में अपने आप को एक चांस दे सकें कि आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, राइट, ये मेरी गलती है, मैंने इसको कट कर दिया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है इसके में PYQ, देखो PYQ तो मैं सबके टिक करने वाला हूँ, तो ठीक, तो इस चीज़ पे तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, PYQ सबके टिक करने। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बेयरेट का रोल रहता है या नहीं रहता, सर रहता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हमारे बेयरेट का रोल इस तरह से रहता है, क्योंकि आप क्वेश्चन उठा के देखें कि जो भी क्वेश्चन आपके आ रहे हो बेयरेट से आ रहे हैं, ठीक। पॉइंट नंबर 1, वो स्टेटमेंट वाले हों, वो लंबे क्वेश्चन हो, वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के आ रहे हैं। तो PYQ हमें बेयरेट के साथ में करना है, प्लस कर दो। अब यहाँ पे सेक्शन वाला तो मामला होता नहीं, आर्टिकल, क्या हमें आर्टिकल नंबर याद करने की ज़रूरत है भाई, किसी भी सब्जेक्ट में आपको आर्टिकल सेक्शन नंबर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज आप अपनी बेयरेट को लेके जा रहे हैं। अरे सर बेयरेट लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे हैं एग्जाम में, पता चले आप लोग दूसरे से बेयरेट मांग रहे हो, अगर ये गलती कर रहे हो तो अभी अभी बता रहा हूँ एग्जाम पास नहीं कर पाओगे बिना बेयरेट के सेट के ले जा, ये 1 2 3 4 बेयरेट लेके कुछ काम नहीं चलने वाला है। पूरा का पूरा बेयरेट सेट ऑर्डर कर लो अभी के भी, अगर नहीं पता कौन सा करना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मेरे पास जो है मैंने जो परचेस करा था वही ऑर्डर कर लेना जाके, ठीक। बाकी मेरा कोई पेड प्रमोशन करने का कोई वो नहीं है, आपके ऊपर कंप्लीटली आप चाहे जहाँ से परचेस करें, ठीक। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हमने पढ़ा, PYQ पढ़ने हैं, बेयरेट पढ़नी है, सारी बेयरेट नहीं पढ़नी है, सिर्फ वही पोर्शन पढ़ना है जो हमें PYQ सेक्शन बता रहा है, उन आर्टिकल्स पे हमें जस्ट फोकस करना है। देन इसके बाद हमारे जो केस लॉज है, ठीक, केस लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बैकबोन है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे तो मैं कह सकता हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके केस लॉस आ ही जाएंगे, एंड वो भी कहाँ से आते हैं, मोस्टली आपके फंडामेंटल राइट से आ जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जो फंडामेंटल राइट के केस लॉस हैं, सारे नहीं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए सारे कवर अप करा दूंगा केस लॉस जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जस्ट आपको कमेंट डाउन करना है। सो ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है अगर आपको चाहिए, ठीक। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अगर मैं केस लॉज आपको बताऊँ, आपको करने चाहिए। थ्योरी से इसमें तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बट हाँ थ्योरी कहाँ पे काम आएगी, कुछ टेक्निकल टर्म्स, जैसे कुछ पॉइंट्स आपके हो सकते हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ एंड इक्विटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया, एविडेंस, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हम कह सकते हैं कि कुछ थ्योरी हमें पढ़नी पड़ती है, बट द पॉइंट इज़ कि क्या हमारे पास अब टाइम नहीं है, बट हाँ मैं आपके लिए कुछ प्रिपेयर करके लाया हूँ जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, उसको आप लोग ज़रूर देख लेना, ठीक। सो इसकी थोड़ी मैं कहूँगा 10% तो थ्योरी आपको पढ़नी चाहिए, 10%, ज़्यादा नहीं 10%, ठीक। अगर मैं IPC BNS पे आऊँ, इसमें तो भाई आपको ये करने हैं, ठीक। सेक्शन इसमें भी याद नहीं करना, केस लॉज इसमें मत करना, ठीक। थ्योरी इसमें मत करना, ओके। CRPC की बात करूँ, आपको CRPC करना है, ठीक। CRPC में PYQ भी करना है, बेयरेट भी करना है, केस लॉज इसमें भी मत करो, थ्योरी इसमें भी करो, सेम ऐसे BSc में भी करो, ठीक। तो इनमें सारी चीज़ें सेम है। अब देखो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट का एक पैकिंग ऑर्डर बना रखा है, ये सिर्फ लाइन ही लगा रखी है। सबसे पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करना है अपना 10 नंबर का, फिर BNS करना है, IPC हमारा 8 नंबर का, ठीक। फिर हमें CRPC BNSS करना है 10 नंबर का, 28 मार्क्स हो गए। फिर BSA करना है हमें 28 एंड 36 मार्क्स हो गए। फिर हमें फैमिली लॉ करना है, कितने हो गए, 10 10 20 8 8 16 26 एंड 8 34 मार्क्स हमारे यहाँ से हो गए। इन 5 सब्जेक्ट से हमारे 34 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर आपका फोकस नहीं जाएगा, आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक। सबसे इसके बाद हमें क्या करना है, 34 हो गए थे, फिर 4 मार्क्स की हमें ADR कर लेना। अब ADR में देखो PYQ इसके बहुत अच्छे से कर लेना, बेयरेट इसकी बेयरेट, हाँ इसकी बेयरेट आपको करनी पड़ेगी, सेक्शन इसमें भी ज़रूरत नहीं, केस लॉज इसके 1 2 आते हैं तो आते हैं, नहीं वरना थ्योरी से थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा तो पड़ेगा, ज़्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। ADR के 4 नंबर, 34 इधर थे, 4 इधर, 38 हो गए, ठीक। फिर PIL में तो आपको भैया सिर्फ केस लॉज एंड थ्योरी एंड PYQ ही बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं। केस लॉज इसके बहुत इंपॉर्टेंट है PIL के, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के। तो 38 उधर हुए थे, 3 41 हो गए, ठीक। अब 41 में 4 नंबर हम लोग एडवोकेट एक्ट के जोड़ देते हैं तो कितने हो गए 45। 45 में 10 नंबर हम CPC के जोड़ते हैं 55, एंड 55 में 8 मार्क्स हम इसके जोड़ देते हैं तो हमारे 63 मार्क्स टोटल हमारे कवर, यानी 60% हम सिलेबस लेके चल रहे हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो हमें इन सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, ठीक। 60% अभी ज़्यादा नहीं करना, टाइम बचेगा तो बाद में मैं और सारी चीज़ें अपडेट करूँगा। बाय द वे इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ना पड़ेगा, ताकि मैं जो भी अपडेट होगी, जो भी सिलेबस को बढ़ाना घटाना होगा मैं आपको बता दूंगा, ओके।
राइट नाउ। सो ये मेरा कुछ आपके लिए सजेशन था कि आप इन सब्जेक्ट पे फोकस करें। सीपीसी को एट द एंड में करना। देखो सीपीसी आपका 10 नंबर का ज़रूर आता है, मैं मानता हूँ मेजर लॉ सब्जेक्ट है, बट इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ है, थोड़ा सा समय लगेगा। तो रादर देन हम इसकी जगह कुछ माइनर लॉस को भी ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, टॉर्ट हो गया एंड आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो कुछ एक्ट उसकी जगह हम लोग छोटे मोटे ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी ये आपके ऊपर कंप्लीटली कि आप सीपीसी को करना चाहें या ना करें, बट इसको एट द एंड में करना है। थोड़ा सा तो रिस्क हम लोगों को लेना पड़ेगा, ओके। बट इतने जितने सब्जेक्ट मैंने बताए ये सब्जेक्ट सारे करने होंगे। इनसे कम सब्जेक्ट करके जाओगे तो भाई भगवान भरोसे जाना, अपने भरोसे बिल्कुल मत जाना, ठीक। एंड क्या क्या करना है इसमें, PYQ 100% करने, जिनकी बेयरप्ट है उनकी बेयरप्ट, लेकिन सारी नहीं पढ़नी। जो PYQ से सेक्शन आ रहे हैं, आर्टिकल सारे वो पढ़ने, सेक्शन याद किसी के नहीं करने। केस लॉ सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट मैंने आपको बता दी। थ्योरी थोड़ी बहुत अगर 10-5% पढ़नी पड़े तो पढ़ लेना, बट ऐसा नहीं कि बुक उठा ली, क्वेश्चन बैंक उठा ली, ऐसे नहीं है। थ्योरी का मतलब क्या होता है कि कोई भी टॉपिक है जो PYQ में आपको समझ में नहीं आ रहा, उसके बारे में जस्ट उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लो, बस। उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो कॉन्सेप्ट आपको PYQ में समझ में नहीं आ रहा है उसकी थ्योरी पढ़ो, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने की, जो उसके बारे में सर्च करो, उसके बारे में जस्ट रीड आउट करो 4 to 5 लाइन, बस। इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ओके। अब मैं इसके बाद आ रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा AIB 21 का भाई क्या है, 15 मई से, जो कि आज है 5 जून तक लास्ट डे शेड्यूल मैंने बताया। तो 21 लास्ट 21 डेज़ का शेड्यूल है जिसमें आपको क्या क्या करना है, ठीक। ये मैं कराने वालों में बता रहा हूँ क्या क्या करना है इसमें। देखो 15 मई से, इसमें देखो मैंने 4 या 5 चीज़ों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया पूरे लास्ट 21 डेज़ को। 15 मई से आपको क्या करना है, 15 मई से 5 जून तक, 5 जून तक आपका 7 जून को एग्जाम है, 15 मई से 5 जून तक आपको डेली रैपिड सेशन करने होंगे डेली। जो मैंने आपको सेक्शन बताए हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन तो आपको कवरअप करने PYQ के सारे डेली, कम से कम 2 घंटे बैठ के, 1 से 2 घंटे बैठ के तो करने ही करने हैं, ठीक। फिर डेली हमें क्या करना है, डेली एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट करना है। अब देखो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करा है बिकॉज हमारे मॉक टेस्ट 2 तरह के होते हैं। एक हमारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है जो कि मिक्स होता है, एंड एक होता है हमारा सब्जेक्ट वाइज। अगर हम डायरेक्ट सब्जेक्ट वाइज करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होगी, क्योंकि ये तभी वर्क करेगा जब आप इन चीज़ों को, जो मैंने बताया, इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट करने, फिर उसके बाद आपको डेली 15 मई से 25 मई तक आपको सब्जेक्ट है, ताकि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं इंपॉर्टेंट उनके मॉक, उनके प्रैक्टिस, उनकी बेरेट की प्रैक्टिस, आपकी मास्टरी हो जाए। तो 15 मई से 25 मई तक हमारा क्या होगा, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके PYQ एंड जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके हमारे मॉक टेस्ट जो हैं सब्जेक्ट वाइज उनके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी हर एक बेरेट की, जो हम एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं, ठीक। ओके, इतना कंप्लीट हो गया ना, इससे आपकी प्रैक्टिस एंड मसल मेमोरी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। देन इसके बाद हमें क्या करना है, 15 मई से 25 मई तक हमें क्या करना है, हर एक दिन जो मैंने PYQ बताया था वो चीज़ वही चीज़, ठीक। फिर फोर्थ क्या करना है, फिर 25 मई से 5 जून, जब आपके सब्जेक्ट वाइज आपके मॉक टेस्ट एंड PYQ कंप्लीट हो गए, उसके बाद आपको क्या करना है, 25 मई से 5 जून तक आपको क्या करना है, डेली फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने। अब आपके पास कितने ही आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास अगर 10 है तो आप डेली 1 लगाना, अगर आपके पास 20 है तो डेली 2 मॉक टेस्ट आप लगाना। लेंथ फुल मॉक लेंथ लगेंगे 25 से 5 जून तक, इतना काम आपको कर लेना। फिर एक चीज़ याद रखना, बिना रिवीजन कुछ नहीं होने वाला। अब रिवीजन के लिए भले आप 30 मिनट दो, बस रिवीजन किस चीज़ का करना है, याद तो कुछ करना है तो रिवीजन किस चीज़ का करना है। रिवीजन सिर्फ इतना सा करना है कि जो भी PYQ से, जो भी मॉक टेस्ट से, जो भी आर्टिकल, जो भी सेक्शन आपने बेरेट से देखा है, जस्ट उसको उठा के 30 मिनट 1 घंटा बैठ के कुछ नहीं करना, जस्ट उसको रीड आउट करना है। अच्छा ये बात कह रही है, अच्छा ये हेडिंग तो यहाँ पे दी हुई है, एंड इंडेक्स, इस इंडेक्स को याद रखना, इस इंडेक्स पे बहुत फोकस करना, क्योंकि समय बचाने के लिए हमें इंडेक्स से ही क्वेश्चन को फाइंड आउट करना पड़ता है। ये मैंने पूरा, ये जो मैंने शेयर आउट करा है, ये मेरी जो पेड क्लासेस चलती हैं उन स्टूडेंट के लिए मैंने शेयर आउट करा। तो मैं वहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 15 मई से 5 जून तक जो भी सब्जेक्ट में कवरअप कराने वाला उनको रैपिड सेक्शन रिवीजन, यानी जो सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे उनको मैं विद एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा। देन आपको 25+ मैंने क्या कहा था मॉक टेस्ट में इसमें देने वाला हूँ, जिसको आप इस तरह से जो मैंने आपको बताया इसको फॉलो करके देख सकते हैं। ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर गाइस, इसको आप नोट डाउन कर लेना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा लास्ट डेट हमारा चल रहा है 21 डेज़ का, इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे 25+ मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ, ठीक। फिर आपको सब्जेक्ट वाइज जो PYQ मैंने आपको बताया था उसका आपको विद एनालिसिस PDF मिलने वाला है। एंड जो भी मैं कवर करने वाला सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन को कवर करूँगा, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में हम लोग सारे सेक्शन को कवर अप नहीं कर सकते, ओके। तो ये थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला आपका एग्जाम होने वाला है, कोर्स रहने वाला है। एंड में क्या कहूँ यार, मैंने फर्स्ट टाइम कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे इसको लॉन्च करा है, ओके। तो इसको मैं देखो हॉनेस्ट रहना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। देखो लास्ट 21 डेज समय कम है बट इरादा मजबूत है, तो करने की तो कोशिश ज़रूर करेंगे, ओके। अब इतनी फीस हम लोगों ने 3500 रुपये, क्या मतलब 3500 रुपये लगा लिए, ट्रैवल वगैरह करेंगे जाके 4 to 5,000 6,000 रुपीज़ का आपका खर्चा तो होना ही होना है। तो
कर लेते हैं, थोड़ा सा रिस्क और ले लेते हैं। सर क्या हो जाता है, पढ़ाई तो करनी है ना, पढ़ाई थोड़ी छोड़ देंगे हम लोग। लॉयर बनने वाले हैं भाई, इतना तो एडवोकेट बनने वाले हैं, इतना तो जुनून और हौसला चाहिए। फिर मैं इसमें आपको बताऊंगा बैरेट को रीड कैसे करना है, एग्जाम में आंसर हॉल में आंसर एग्जाम हॉल में आंसर को कैसे फाइंड आउट करना है, मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको एट द रेट ऑफ ₹700 में आपके साथ शेयर आउट करने वाला हूँ। एंड इसके लिए आपको जस्ट ये जो व्हाट्सअप नंबर है 8004993282, इस पर जस्ट आपको मैसेज ड्रॉप करना है हाय, एंड आप बता देना आपको लास्ट रैपिड रिवीजन बैच लॉन्च करना है, फिर हमारी टीम आपको सारी डिटेल शेयर आउट कर देगी, राइट। बस आपको टेक्स्ट करना होगा, राइट। देन इसके बाद अगर आप चाहें तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर मैं लास्ट 10 to 15 डेज़ में मॉक टेस्ट फ्री, ये 7 मई मैंने लिखा था, स्टार्ट करा था, बट कुछ कारण के चलते मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। एंड इसको 2 से 3 दिनों में इसके ऊपर भी वर्क स्टार्ट हो जाएगा। फ्री मॉक टेस्ट जो आपके होंगे डेली 10 to 20 MCQ मैं यहाँ पे भी पोस्ट करूँगा। इंपॉर्टेंट हो गए, हल्के में नहीं लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते, तो उनको जरूर ज्वाइन कर लेना। ये QR कोड है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेना। एंड देन अगर आपको लगता है कि आपको बैच की नीड नहीं है, सिर्फ आपको मॉक टेस्ट की नीड है, तो ये हमारा मॉक टेस्ट का प्रोग्राम है, जिसमें सिर्फ 350 रुपीज़ में 15 रुपये पर टेस्ट में आपको 25+ मॉक टेस्ट मिलने वाले, जो कि एब एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस होने वाले, PYQ बेस्ड प्रिपरेशन होने वाली, डिटेल एनालिसिस, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा उसमें। एंड इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। मैं सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं बेचूंगा, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको आंसर फाइंड आउट करना है, कैसे कैसी सारी चीज़ें करनी है, तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसकी 350 रुपीज़ है। इसके लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर जो मैंने दिया था उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या आपको मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट वहाँ पर जाके भी आप परचेस कर सकते हैं इन मॉक टेस्ट को एंड आनंद उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। एंड मैंने जैसा कि कहा था कि अगले 20 से 30 मिनट की जो भी वीडियो होगी उसके बाद आप लोग बताना कि आपका टाइम बचा है, अच्छा रहा या ख़राब रहा, जैसा भी रहा, पॉजिटिव फीडबैक हो या नेगेटिव फीडबैक हो, मैं दोनों लूँगा। एंड दोनों में जो भी कमी होगी उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा एंड इसी ईयर आप लोग एक एडवोकेट ज़रूर से ज़रूर बनेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड हाँ, ये याद रखना, देर से शुरू करा है लेकिन इरादा मजबूत है, इसलिए एग्जाम तो हम लोग क्रैक करके रहेंगे। एंड मुझे मालूम है तुम लोग कहने वाले थे कि मैं मोटिवेशन नहीं देने वाला हूँ, बट मैंने लास्ट में दे दी, तो उसके लिए भी सॉरी। चलो वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ।